जरूर कर ले, जिससे कि आगे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि मैं आपको सभी चैप्टर सीडीपी कराने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अधिगम के प्रकार। देखिए अधिगम सबसे पहले ये होता है कि आप सोचोगे कि अधिगम क्या होता है। अधिगम में आपको बता दूं, एक सीखने की प्रक्रिया होती है। अधिगम का मतलब होता है सीखना, लर्निंग। जो भी आप कार्य अगर कुछ नई चीज सीख रहे हैं तो वो आपका अधिगम कहलाएगा। ठीक है, इसमें भी आपके अधिगम के प्रकार दिए हुए हैं। अधिगम के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। देखिए फर्स्ट आएगा हमारा संज्ञानात्मक अधिगम। संज्ञानात्मक अधिगम जैसे कि मैं आपको बताया था, कॉग्निटिव जो आपकी सोच चिंतन होती है, तो वो कैसे होती है, वो आपके द्वारा होती है, केवल तथ्य करके होती है। जो आप स्वयं सोचते हैं, स्वयं पढ़कर करते हैं, विद्यार्थी द्वारा होती है। देखिए इसमें दिया हुआ है, जो भी आप स्वयं करते हैं वो संज्ञानात्मक अधिगम कहलाता है। उसके बाद सेकंड आता है गत्यात्मक अधिगम। गत्यात्मक अधिगम का मतलब होता है गति करना। देखिए गत्यात्मक को गति करना कहेंगे। गति करने का मतलब क्या होता है, कार्य करना, क्रिया करना। क्रिया करना होता है, तो जो हम कार्य और या फिर क्रिया करेंगे तो कैसे करेंगे, करके सीखेंगे हम उस क्रिया को। क्योंकि अधिगम हमारे सीखने की प्रक्रिया है, तो हम उसको करके सीखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल साइकिल चलाना, बच्चे साइकिल चलाना सीखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा हमारा थर्ड भावात्मक अधिगम। भावात्मक अधिगम भी हमारा सोच चिंतन द्वारा ध्यान दृष्टिकोण होता है। तो इसमें हमारा जो भावात्मक अधिगम आएगा, ध्यान चिंतन सोच दृष्टिकोण, तो इसमें वैज्ञानिक दार्शनिक सोच चिंतन आएगा हमारा। जो बच्चे नया सोचते हैं, नए तरीके से अपना विचार उत्पन्न करते हैं, उनका दृष्टिकोण क्या होता है किसी चीज को लेकर, तो वो भावात्मक अधिगम में आएगा। फिर उसके बाद देखिए आप चाहे तो ये हेडिंग वाइज भी ऐसे डायग्राम भी लिख सकते हैं। मेरे लिए डायग्राम ज़्यादा इजी रहता है, तो मैं हर चीज़ को डायग्राम के अकॉर्डिंग लिखती हूँ। अब देखिए जो गिलफोर्ड के अनुसार है, जो मनोवैज्ञानिक है गिलफोर्ड, उन्होंने अपने उसमें विचार में मतलब अपनी जो डेफिनेशन लिखी है अधिगम के बारे में, वो इन्होंने क्या लिखा है। देखिए व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। देखिए इसमें लिखा है जब व्यक्ति कुछ सीखता है, जब वो जैसे कोई बच्चा उठना बैठना सीख रहा है, चलना सीख रहा है, यहाँ पर हम किसी से बात करना सीख रहे हैं, तो वो हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है एक तरीके से। तो व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, तो एक इम्पोर्टेंट है अधिगम की प्रक्रिया। अधिगम की प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है, कैसी होती है, तो इसमें हमारी 5 प्रकार की प्रक्रिया होती है, 5 तरह की होती है अधिगम की प्रक्रिया। पहली होती है, देखिए जैसे मैंने लिखा हुआ पहली शर्त, दूसरी शर्त, तीसरी शर्त, तो ये आपको भी ऐसे ही नोट करना है। ये कोई मैंने एग्जाम्पल के तौर पे नहीं, आपको पूरा डायग्राम ऐसे ही बनाना है। देखिए पहली शर्त में क्या आएगा, पहली शर्त आती है अभिप्रेरणा, किसी चीज से इंस्पायर होना। तो इंस्पायर हम 2 तरीके से होते हैं, एक होता है आंतरिक अभिप्रेरणा और दूसरा होता है बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा में हम जैसे कि एग्जाम्पल दे सकते हैं उसेन बोल्ट। जो उसेन बोल्ट थे वो खुद से इंस्पायर हुए थे, आंतरिक से हुए थे, खुद से इंस्पायर होकर उन्होंने जब अपना रिकॉर्ड बनाया था रनिंग का, तो उन्होंने फिर दोबारा और ज्यादा मेहनत करके उससे भी अच्छा रिकॉर्ड बनाया था, खुद से प्रेरित हुए थे वो। अब देखिए सेकंड आता है बाह्य अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा जब हम किसी और से इंस्पायर होते हैं, हम किसी और को, अच्छे इंसान को कुछ बनते हुए देखते हैं, तो हम सोचते हैं हाँ कि हमें भी यही करना है, हमें भी ऐसा ही बनना है, तो वो बाह्य अभिप्रेरणा कहलाएगी। जैसे कि साइना नेहवाल किससे इंस्पायर हुई थी, पीवी सिंधु से, तो इसमें ये आएगा आपके एग्जाम्पल। ठीक है, फिर दूसरी शर्त जो होती है वो होती है बहु अनुक्रियाएं, जिसमें बहुत सारी हम अनुक्रियाएं करके सीखते हैं। ठीक है, तीसरी शर्त है पुनर्बलन, जब हमें कोई पीछे से पुनर्बलन मतलब कि हमें कोई सपोर्ट करता है, कि पेरेंट्स कोई सपोर्ट करते हैं, माता पिता सपोर्ट करता है, तो वो पुनर्बलन में आएगा। पीछे से आपको सपोर्ट करता है तो वो आपका पुनर्बलन में आएगा। पुनर्बलन भी आपके 2 तरह के होते हैं, एक तो सकारात्मक होता है और एक होता है नकारात्मक। जब कोई सपोर्ट करता है, पॉजिटिव आपको पीछे से पुश करता है आगे बढ़ने के लिए, तो वो भी 2 टाइप से होते हैं। जैसे सकारात्मक प्राथमिक है, प्राथमिक में आपका भोजन, पानी, वायु, ईटीसी, ये सब फॉर एग्जाम्पल। एक पॉजिटिव है जो एक नेचुरल बात है, सभी आपके लिए करते हैं। फिर द्वितीय में आ गया आपका पुरस्कार, धन, प्रशंसा। तो द्वितीय में आपको जब कोई आपको घर में आप कोई अच्छे मार्क्स लाए हो, किसी चीज़ में आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो आपको लालच देते हैं कि हाँ बेटा आप इस क्लास में पास आओगे तो आपको ये मिलेगा, तो आपको साइकिल मिलेगी। तो उस वजह से जैसे आपको तारीफ कर रहा है तो आपको अच्छा लगता है, उससे भी आप मोटिवेट होते हो काफ़ी बार।
उससे सपोर्ट मिलता है, तो ये आपका सेकंड आएगा। फिर उसके बाद जो ये तो सब पॉजिटिव हो गया, उसके बाद जो निगेटिव है, निगेटिव में क्या आएगा देखिए, सर्दी से बचने के लिए कंबल। अब सर्दी से बचने के लिए कंबल, ये भी है तो एक पॉजिटिव ही, बट इसमें निगेटिव दिया हुआ है। अब देखिए जो नोट्स हैं निगेटिव है, तो आपको भी ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही याद करना है। सेकेंड इसमें जो निगेटिव है वो है धूप से बचने के लिए कंबल। अब धूप से बचने के लिए भी कंबल नहीं, सॉरी, धूप से बचने के लिए चश्मा। ठीक है, तो आपको ये ऐसे डायग्राम बना लेना है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके बाद में आराम से बना सकते हो, पॉज करके बना सकते हो वीडियो को स्क्रीनशॉट लेके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज अभी आपका अधिगम वक्र का जो ये डायग्राम है, इसमें मैंने 4 डायग्राम बनाए हुए हैं एक उसमें। तो ये आपको थोड़ा रेक्टेंगल में अपना रजिस्टर रख के इस तरह से आपको ये डायग्राम बनाने हैं। अगर आप वैसे बनाओगे तो ये पूरा नहीं आएगा, रेक्टेंगल साइड से ऐसे आपको रजिस्टर रख के तब ऐसे बनाना है। ठीक है, देखिए अधिगम वक्र होता क्या है। अधिगम वक्र, इसमें सबसे पहला जो हमारा वक्र है मतलब जो आपके जैसे डायग्राम में आपको जो वक्र बनेगा वो किस टाइप से बनेगा। सरल रेखीय वक्र हमारा परफॉर्मेंस जो होती है वो किसी की लाइफ में किस तरीके से बनती है वो इस डायग्राम के अनुसार उसमें समझाया गया है। देखिए एक तो दिया हुआ है, इसमें बिल्कुल सीधी रेखा दी हुई है ऐसे करके, जैसे किसी की लाइफ में अगर आप कोई स्टडी कर रहे हो, किसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसमें आपको कोई भी रुकावट या कुछ भी ना आया हो, सरल तरीके से आप आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। देखिए तो इसमें फिर हमारा सेकंड आएगा उन्नतोत्तर वक्र, नकारात्मक वक्र या ऋणात्मक वक्र, इसको हम निगेटिव भी बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या आएगा, इसमें हम आपका दिया हुआ है, इसमें जब आपकी स्टार्टिंग होती है, आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं या कहीं कुछ भी कार्य कर रहे हैं, बीच में आपका जब कुछ रुकावट आती है तो धीरे धीरे आप फिर वहीं पर पहुंच जाते हैं। देखिए आगे बढ़ने के बाद फिर से पीछे पहुंच जाते हैं। तो ये एक आपका ऋणात्मक या नकारात्मक निगेटिव वक्र है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है नतोदर वक्र। नतोदर वक्र भी बोलते हैं, इसको धनात्मक भी बोलते हैं। जैसे आपकी प्रेजेंटेशन पहले अच्छी रही थी, आप क्लास में पढ़ाई में अच्छे थे, उसके बाद आपकी और भी ज़्यादा अच्छा होते जा रहे हैं, और भी पोजीशन अच्छी होती जा रही है, और एक दिन आप यहाँ पर सबसे ज़्यादा रैंक कर लेते हैं, तो ये आपका धनात्मक वक्र होता है। उसके बाद आपका देखिए फोर्थ जो हमारा मिश्रित वक्र है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबकी लाइफ में ज़्यादातर यही होता है। मिश्रित वक्र में होता क्या है, देखिए ये आपका टाइम है, ये परफॉर्मेंस है। तो जैसे आपने टाइम के अनुसार आपने यहाँ पर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी रही। अब देखिए जहाँ भी नीचे भी आ रहा है थोड़ा, क्योंकि आपकी बीच बीच में आपकी रुकावटें आ रही हैं, ये पठार आ रहे हैं, तो आप बीच बीच में रुक भी जाते हैं, फिर से थोड़ा पीछे चले जाते हैं, फिर आगे चले जाते हैं, फिर पीछे चले जाते हैं, फिर वहीं पर रुक जाते हैं, फिर आगे चले जाते हैं। तो ये सबकी लाइफ में होता है, क्योंकि कंटिन्यू धनात्मक हो या फिर ऋणात्मक भी कोई नहीं होता है लाइफ में एक बार, वो बार बार आगे पीछे लाइफ में होते रहते हैं। अपनी क्लास में कभी कम तो कभी हमारी रुकावट, कभी मार्क्स अच्छे आते हैं, कभी किसी क्लास में कम आते हैं और कभी नॉर्मल आते हैं। तो ये मिश्रित वक्र होगा। ठीक है, आप इसको डायग्राम को भी नोट कर लेंगे। उसके बाद आएगा देखिए यहाँ पर अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक जो है यहाँ पर फर्स्ट आता है हमारा बुद्धि। मतलब जो आपकी बुद्धि है वो आपको अधिगम को प्रभावित करेगी, क्योंकि वो उसमें बुद्धि से आपका कैपेसिटी का पता चलता है कि आपकी कितनी कैपेसिटी, आप कितना सीख पाते हो, तो वो आपकी बुद्धि पर डिपेंड होता है। उसके बाद आता है स्वास्थ्य एवं उम्र। देखिए आपकी हेल्थ एंड एज भी आप इस अधिगम पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होती है। अगर आप बच्चे हैं, आप बच्चे जो बच्चे होते हैं उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, हेल्थ उस टाइम पे बच्चों की नॉर्मल होती है, तो अधिगम को जल्दी सीख पाते हैं, जल्दी ही कैच कर पाते हैं। तो बच्चों की अकॉर्डिंग अगर आप एज ज़्यादा है, अगर आप 40-50 साल के हैं, तो उसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा, सीख आप तब भी जाते हैं, बट उसमें बच्चों के अकॉर्डिंग थोड़ा टाइम लगता है अधिगम में। ठीक है, उसके बाद आएगा थर्ड अभिक्षमता। अभिक्षमता मीन्स जब आपके नए सोच विचार है, देखिए कल फ्यूचर को लेकर या आप क्या नई तकनीक सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, आपका सीखने का नज़रिया कहाँ तक सीमित है, तो वो भी आपकी अभिक्षमता पर ही डिपेंड होगा। देखिए उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा सीखने की तत्परता, आपकी जिज्ञासा।
अब आपने कितनी ज़्यादा जिज्ञासा है, किसी चीज़ को कितना सीखने की चाह रखते हैं, तो वो भी आपके ऊपर डिपेंड होगा। अधिगम आपको उसको प्रभावित करेगा कि अगर जब आप किसी चीज़ को जिज्ञासा होगी सीखने की, आप उसको तभी सीख पाएंगे। अब जैसे ही मेरा वीडियो है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप में जिज्ञासा है और भी कुछ सीखने की, और भी कुछ पढ़ने की, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मेरे चैनल को लाइक भी जरूर कर लें। कुछ अगर हम आपके मन में डाउट्स हो तो आप कॉमेंट्स भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं, इसमें नेक्स्ट आता है अभिवृत्ति या प्रवृत्ति। अभिवृत्ति प्रवृत्ति मीन होगा कि जैसे आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसकी जो नेचर है, कार्य का नेचर है वो किस प्रकार है, उसको भी आपका अधिगम प्रभावित करेगा। अगर वो कार्य आपकी कैपेसिटी से बाहर है तो अधिगम उसको प्रभावित जरूर करेगा। अगर आप वो आपके अकॉर्डिंग है तो आप उसको काफ़ी अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो इसको डायग्राम को भी आप इसको बना लेंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए अधिगम का स्थानांतरण, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ये आपका इम्पोर्टेंट है अधिगम का स्थानांतरण, ठीक है। देखिए इसमें फर्स्ट आएगा आपका धनात्मक, पूर्व ज्ञान नए ज्ञान में सहायक। जब आपका पूर्व ज्ञान, पहला ज्ञान नए ज्ञान सीखने में सहायक हो तो वो धनात्मक अधिगम कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी अपने 9th क्लास में सिलेबस किया, 9th क्लास में सिलेबस के बाद जब 10th क्लास का भी सिलेबस रीड करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो कुछ कुछ चैप्टर आपके मैच होते हैं, आपको लगता है कि हाँ हमने पहले ही पढ़ा था तो ये जल्दी याद हो जाएगा, तो ये आपका आएगा धनात्मक। नकारात्मक वो होता है जैसे पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान में बाधक। जब आपने पहले कोई चीज़ सीखा, पूर्व ज्ञान था, आपके नवीन ज्ञान में बाधक आ रहा है, तो वो सीखने में आपको और भी ज़्यादा बाधक बन रहा है, तो वो आपका नकारात्मक में आएगा। थर्ड है हमारा शून्य, न सहायक न बाधक। जब हमारा कुछ भी पुराना ज्ञान सीखा हुआ नए ज्ञान में ना ही सहायक होता है और न ही बाधक होता है। जब आपने किसी क्लास में 9th क्लास में या 10th क्लास में आपने ड्राइंग की, या 8th क्लास में आपने ड्राइंग की, 9th क्लास में आपने साइंस मैथ ले लिया, तो वो आपको ड्राइंग एकदम स्किप हो जाएगी, नहीं तो वो सहायक रहेगा और नहीं बाधक रहेगा, ठीक है। फिर आता है एक पक्षीय, द्विधा में एक अंग दूसरे अंग का कार्य करे मजबूरी में। जब आपकी किसी एक अगर बॉडी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आपका वैसे ईश्वर ना करे ऐसा हो, लेकिन फिर भी अगर आपके हैंड में जल जाता है, कुछ हो जाता है, उस हाथ से कार्य नहीं कर पा के दूसरे हाथ से आपको लेफ्ट हैंड से कार्य करना पड़ता है, तो वो एक तरह की मजबूरी होती है, ठीक है। उसके बाद द्विपक्षीय सहयोग जानबूझकर करना, तो ये होता है हमारे जानबूझ के हम किसी एक कार्य से कार्य न करके दोनों हाथ से कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो वो होता है सहयोग। जैसे कि हम किसी को घर में आते हैं तो उनके आदर के लिए हम पानी देते हैं, पानी पे गिलास पे दोनों हाथ से टच मतलब नीचे लगा के देते हैं, आपने देखा होगा, तो उसी तरह से वो एक तरह का सहयोग होता है। तो उसके बाद आएगा फिर है लंबात्मक उद्धर्व। लेकिन लंबात्मक उद्धर्व में क्या आएगा, एक के बाद एक श्रेणीबद्ध। जब आप कुछ सीख रहे हैं तो उसके बाद आगे का सीखेंगे। जैसे 2 का टेबल सीखा, आपने 3 का टेबल सीख रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पर। तो फिर उसके बाद 4 का, तो ये एक के बाद एक श्रेणीबद्ध आएगा। देखिए क्षैतिज श्रेणीबद्ध। अब क्षैतिज श्रेणीबद्ध में और लंबात्मक उद्धर्व में क्या होगा, ये आपने एक के बाद एक सीखा। पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान में सहायक, जो आपने पहले सीख लिया था उसको आप दोबारा कर रहे हो, वो भी अपनी क्लास के